हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग करेंगे, जो मैं 2 क्लास में कोशिश करूँगी आप लोग को पूरा क्लास करा दूँ। जो है कि 2024 के जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, 22 अगस्त को, ये होम साइंस का, इसका सेट हम लोग करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। और आप लोग पीछे का मैराथन क्लास देख लीजिएगा। मैं 2 मैराथन क्लास ली हूँ आप लोग के लिए, उसमें बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 51। तो जो 51 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है हेमी सेलुलोज का गुणधर्म कौन सा है। जो हेमी सेलुलोज होता है उसका गुणधर्म बताना है। तो गुणधर्म जो होता है वो क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो जो हेमी सेलुलोज होता है, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। जो हेमी सेलुलोज होता है वो उसका गुणधर्म बताना है। तो गुणधर्म जो होता है वो होता है कि जो कि पानी में घुल ना सके। ये हेमी सेलुलोज जो सेलुलोज होता है वो पानी में अघुलनशील होता है, चाहे हमारे शरीर में भी पचता नहीं है, अपाच्य होता है। इसे पॉलीओज के भी नाम से जानते हैं। जो हेमी सेलुलोज होता है इसको जानते हैं पॉलीओज। ओज लिखिए चाहे पॉलीओज लिखिए, पॉलीओज के भी नाम से जानते हैं। और ये जो है सभी स्थलीय पौधों की कोशिका भित्तियों में सेलुलोज के साथ मौजूद होता है। सभी जो प्लांट होता है, ये प्लांट के जो कोशिका होता है, कोशिका भित्ति के साथ ये सेलुलोज के रूप में जो होता है मौजूद होता है कोशिका भित्ति में। तो देख लेते हैं, ये बहुत ही क्रिस्टलीय होता है और मजबूत होता है। हाइड्रोलिसिस के लिए प्रतिरोधी है। ये मतलब कि पानी में घुलता नहीं है और पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनता है। पानी में अपाच्य और अविलय है। अपाच्य है परंतु पानी में विलय नहीं है। जल अपघटन होने पर ग्लैक्टुरोनिक एसिड उत्पन्न होता है तथा ये जल में अपघटन होता ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोलोनिक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में किण्वन किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, पानी में अपाच्य और अविलय होता है। तो आंसर जो है यहाँ फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 होगा। 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसको अरेंज करना है। तो जो एरिक्सन का स्टेज है, मैं आप लोग को एक क्लास में पूरा बताई थी। तो उसी को जो है कि अरेंज करना है सीक्वेंस में। स्टेज एरिक्सन का है। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसी को अरेंज करना है। तो इसका जो है आंसर कौन सा सही हो जाएगा। पहले फर्स्ट देखते हैं। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के जो भावनाएं होती हैं बच्चे में शुरू होती है। तो ई नंबर फर्स्ट में है, ऐसे हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मैं इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग को लाइन से बताई हूँ, उसे आप लोग जाके देख लीजिएगा, पीछे प्रीवियस क्लास में है, ताकि आप लोग को 8 स्टेज मैं बताई हूँ। 8 स्टेज है एरिक्सन का, उसको मैं बताई हूँ। उसे आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि इससे क्वेश्चन में ज़रूर, पेपर में नेट के ज़रूर आता है, वो इसी फॉर्म में आता है, अरेंज करने के फॉर्म में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 53 है। 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आयोडीन के अवशोषण, एब्जॉर्प्शन और उपापचय मेटाबॉलिज्म को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में आयोडीन का अवशोषण जब होता है तो उसमें उपापचय और अवशोषण को सही क्रम में लगाना है। तो आयोडाइड, ट्राई आयोडोथायराइन T3 के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। आहार संबंधी आयोडाइड, आयोडीन, थायरॉक्सिन यानी कि T4 के नाम से जानते हैं इसे शॉर्टकट में।
तो जो आयोडीन होता है ये क्या होता है, अकार्बनिक होता है। आयोडीन जो है अकार्बनिक है। मैं बोल दे रही हूँ, लिख लीजिएगा क्योंकि लिखने में दिक्कत होता है थोड़ा। तो जो है आयोडीन ये अकार्बनिक होता है, और जो है आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, घेंघा रोग होता है। और जो है इसको ग्वाइटर भी बोलते हैं, आयोडीन को ग्वाइटर भी बोलते हैं, ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं। और जो है इसको घेंघा रोधी, यानी कि यहीं लिख दे रही हूँ मैं, घेंघा रोधी भी बोलते हैं। घेंघा रोग अलग है, घेंघा रोधी यानी कि एंटी ग्वाइटर भी बोलते हैं। एंटी ग्वाइटर। तो देख लेते हैं इसका क्रम जो है क्या होगा। तो सबसे पहले जो है आहार संबंधी आयोडाइड, जो आहार के संबंध में आयोडीन को लिया जाता है, तो फर्स्ट नंबर पे सी हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो होता है आयोडाइड के रूप में होता है, तो जो 2 नंबर पे है फर्स्ट ए आ जाएगा। तो आंसर ऐसे हमारा मिल गया, यहाँ 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। और जो है कि थर्ड नंबर पे जो होता है आयोडीन के रूप में हो जाता है। अब फिर T3 T4 जो होता है, पहले T4 आता है, उसके बाद से T3 आता है। तो ये 4 हो जाएगा, ये स्टेप जो 5 हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ आंसर जो है 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 है। 54 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि ग्रुप में क्या करना है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर को बताना है। तो देख लेते हैं इसमें जो है, इसमें कहा जा रहा है ए ग्रुप ऑफ जेनेटिक्स डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से जो जेनेटिक्स डिसऑर्डर है इसको बताना है। सिंथेसिस विच रिजल्ट फ्रॉम ए, इसमें बताना है, 1 मिनट, इसमें जो है डिसऑर्डर बताना है जेनेटिक्स का, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस विच ऑफ रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन चैन। अच्छा, वो इसका आंसर जो है कि 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 नंबर जो क्वेश्चन है, तंतुमय सतह के कारण कताई यार्न से बने धागों के निम्नलिखित गुण होते हैं। कताई यानी कि स्पिनिंग को बताया जा रहा है, स्पिनिंग के बारे में बताया जा रहा है। और तो ये बनने के धागे गुण होते हैं, क्या क्या धागे होते हैं, गुण होते हैं जो कताई यानी से, जो कि तंतुमय यानी कि स्टेपल, यानी कि यहाँ बात की जा रही है छोटे छोटे तंतु को बताया जा रहा है कि एक साथ उसको बनाया जाता है धागा। उसमें कौन कौन सी गुड़े होती है, जो कि ज़्यादा ट्विस्ट दिया जाता है। छोटे छोटे जो तंतु होते हैं, जो होता है कि ज़्यादा तक सेलुलोजिक होता है। वो जो कॉटन होता है, कॉटन जो होता है वो, कॉटन और ऊल जो होता है, छोटे छोटे ये तंतु में जो है, ये कॉटन और जो है ऊल को ले लीजिए एग्जाम्पल में। तो इसके तंतु जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो उसको ज़्यादातर ट्विस्ट दिया जाता है। ट्विस्ट देना यानी कि ऐंठना उसको, उसके बाद से उसका जो है कि बनाया जाता है, लंबा रेशा एक बनाया जाता है। तो इसी को बताया जा रहा है कि सतह के कारण कताई यार्न से बने धागे, मतलब कि स्पिनिंग द्वारा बनाया गया धागा का गुण क्या क्या होता है उसे बताना है। अच्छे सिलाई का कार्य निष्पादन, लचीलापन नहीं आता, जब ज़्यादा हम ट्विस्ट देंगे तो उसमें लचीलापन नहीं आएगा। तो ए नंबर पहले हम एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद से बचा हमारा 2 ऑप्शन जो बच रहा है, फर्स्ट और 4 बच रहा है। तो अच्छे सिलाई का निष्पादन करता है, तो बी दोनों में कॉमन है, सी भी कॉमन है दोनों में, तो बी होगा, सी होगा, डी देखते हैं अच्छी
स्टिच लॉकिंग जो है कि अच्छा स्टिच लॉकिंग जो हम सिलाई करते हैं उसे अच्छी तरह से बांधे रखता है, लॉक कर देता है, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ 4 नंबर सही हो जाएगा। आंसर यहाँ जो है बनेगा 4 नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है व्यक्तिगत संपर्क पद्धतियों के लाभों की पहचान कीजिए। जो व्यक्तिगत संपर्क होता है उसमें क्या क्या लाभ होता है उसे बताना है यहाँ। तो देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। समुदाय को जटिल व्यवहारों को, ये एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन आया, प्रसार शिक्षा से, व्यवहारों को पढ़ाने में सहायता करता है। समुदाय को जटिल व्यवहारों को पढ़ाने में सहायता करता है। समुदाय के साथ संबंध निर्माण में सहायता प्रदान करता है। समुदाय से प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित करने में सहायता प्रदान करता है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के चयन में राष्ट्रीय नेताओं के चयन में ये सहयोग नहीं करता है। डी नंबर एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। आंसर जो है हमारा फर्स्ट नंबर सही है, ए, बी और सी। ई भी देख लेते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिमानों को सुरक्षित रखने में सहयोग करता है। धार्मिक प्रतिमानों की यहाँ बात नहीं की जाती है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन जो है फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है। 57 क्वेश्चन है इसमें है कि अप्रत्यक्ष लागत, ये जो है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अर्ध परिवर्तनीय अतिरिक्त ओवरहेड लागत, अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा लागत। खाद्य लागत, श्रमिक लागत, इधर जो उदाहरण दिया गया है इस लागत का किस लागत का कौन सा उदाहरण सही होगा उससे मिलाना है। पेरोल भुगतान, सुदूरपयोगी स्थान पर छूट पुट चोरी, मरम्मत और रख रखाव के कारण नुकसान, छलकने बिखरने, यहाँ बिखरने से समझ लीजिएगा, बिखरने के कारण नुकसान। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये हमें बताना है, किसका कौन सा उदाहरण है किस लागत में। तो देखते हैं किसका कौन बनता है। तो जो है अप्रत्यक्ष लागत यानी कि छलकने या बिखरने के कारण नुकसान, तो फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 में है, 2 नंबर ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे हम लोग। और जो है कि अर्ध परिवर्तनीय अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा लागत किस में होता है, जो लागत लगता है वो हो जाएगा मरम्मत और रख रखाव के कारण नुकसान। तो बी नंबर को थर्ड से मिला लेंगे। सी नंबर देखते हैं। खाद्य लागत जो होता है ये होता है सुदुरुपयोगी स्थान पर छूट पुट जो चोरी होता है उसको कहते हैं। और श्रमिक लागत जो होता है पेरोल भुगतान होता है। तो ऐसे ऑप्शन हमारा ये फर्स्ट सही हो जाएगा। और मैं ऑफिशियल आंसर की से आप लोग को बता रही हूँ, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर नेट में ऐसे ही मिलान किया जाता है जो भी क्वेश्चन आता है उसको जो है कि ऑप्शन वाइज ही चलते हैं हम लोग, नहीं तो ऐसे गलत हो जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 58 नंबर है। 58 नंबर जो क्वेश्चन है ये है 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है फर्स्ट स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग जो होता है, टीचिंग एड्स जो होता है उसका फर्स्ट स्टेज बताना है। कौन सा फर्स्ट स्टेज होता है पहले मैं इसको बता दे रही हूँ। तो जो एक्सटेंशन टीचिंग जो होता है, टीचिंग एड जो होता है उसको हम बता रहे हैं आप लोग को। ये जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडकास्ट। AIDCAS, एक मिनट, के एडकास्ट होगा ना, कास। तो ये हमारा स्टेज होता है, ये क्रम वाइज है, इससे आप लोग इधर उधर ना करिएगा, एकदम क्रम से ऐसे एडकास्ट इसको बोलते हैं याद करने के लिए। तो देख लेते हैं। ए से जो बनता है अटेंशन बनता है,
अटेंशन यानी कि ध्यानाकर्षण, यानी कि ध्यान को आकर्षित करना। फिर उसके बाद से जो होता है ये जो है प्रसार कार्यकर्ता जो करता है वो क्या करता है, ध्यान को आकर्षित करता है जब जाता है गाँव में तो। फिर उसके बाद से इंटरेस्ट यानी कि रुचि उत्पन्न करता है। जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके अंदर जो है कि रुचि उत्पन्न करेगा। जब रुचि उत्पन्न होगा तो फिर इनकी डिजायर यानी कि इच्छा जागृत होगी, डिजायर। फिर उसके बाद से कन्वेंशन यानी कि नॉलेज, कन्वेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद से नॉलेज होगा। कन्वेंशन फिर नॉलेज, उसके बाद से एक्शन लेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर। और फिर सेटिस्फिकेशन होता है। सेटिस्फिकेशन यानी कि सेटिस्फाई होंगे, संतोष होते हैं। उसके बाद से मूल्यांकन किया जाता है। सेटिस्फिकेशन फिर एवुलेशन, तो यहाँ देखिए इसे अटेंशन ध्यानाकर्षण यानी कि ध्यान को आकर्षित करना। इंटरेस्ट यानी कि रुचि जागृत करना। हिंदी यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, जगह नहीं है कि मैं लिखूँगी। इंटरेस्ट रुचि जागृत करना। डिजायर फिर होगा, और डिजायर के बाद से जो होता है कन्वेंशन। डिजायर मतलब कि आकांक्षा हो जाएगा। फिर कन्वेंशन, फिर नॉलेज जो है कि उसके बारे में बताएंगे, नॉलेज देंगे, जानकारी देंगे, ज्ञान देंगे। फिर उसके बाद से नॉलेज हो गया। उसके बाद से जो है एक्शन यानी कि वो क्रिया करने के लिए एक्शन लेंगे। फिर जो है कि सेटिस्फिकेशन यानी कि संतोष की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद से मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ जो है कि एड कास्ट इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट स्टेज बताना है। तो जो फर्स्ट स्टेज जो हो जाएगा हमारा, देखिए ये दो जगह है तो ये जो है एक एक्शन भी है, अटेंशन भी है और एक एक्शन भी है। तो इसमें ये भी पूछता है कि जो एक्सटेंशन टीचिंग होता है उसमें सेकंड ए का क्या अर्थ होता है। तो सेकंड ए का अर्थ होता है एक्शन। और जो है फर्स्ट ए का भी पूछता है कि उसमें फर्स्ट ए का कौन सा मतलब क्या एक्शन है, टीचिंग का क्या अर्थ होगा। तो ये जो होता है अटेंशन। तो यहाँ तो ऐसे नहीं पूछा करें, यहाँ तो फर्स्ट स्टेप ही पूछ दिया है। तो फर्स्ट स्टेप यानी कि हमारा आंसर जो है यहाँ 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 क्वेश्चन जो है 59 नंबर। जो है एक मिनट, ये क्या हो गया, चलिए ठीक हो गया। तो देखते हैं इसमें जो है कि इसमें भी मिलान करना है। तो समूह विकास के सोपान दिया गया है और इसका क्या उद्देश्य है उस उद्देश्य से मिलाना है। तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। तो इसका क्या उद्देश्य होता है उस उद्देश्य से इसे बताना है। 1 मिनट में इसके लिए बता रही हूँ। देख लेते हैं। जो फॉर्मिंग होता है इसको मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान देना है आप लोग को। इंग्लिश में ज़्यादातर अगर इसको ध्यान देंगे तो फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, और फिर होता है स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, और जो होता है परफॉर्मिंग भी एक होता है। अच्छा दिया भी है परफॉर्मिंग। और एक होता है एडजर्निंग होता है।
तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसका शुरू का याद कर लीजिए, और ये क्रम से लगाने के लिए भी आता है। तो देखते हैं हम लोग पहले यहाँ क्या करना है उसको देखते हैं। फॉर्मिंग जो होता है, फॉर्मिंग में बताया गया है कि ये जो होता है एक दूसरे के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। ये जो फार्मिंग होता है इससे संबंध है, जो उद्देश्य इसका है, फार्मिंग का उद्देश्य है कि एक दूसरे के बारे में जानकारी को इकट्ठा करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के बारे में कोई जानकारी अगर इकट्ठा करना है, तो जैसे ये भी आप जान सकते हैं, जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, कहीं वर्कर पे जाता है अपना कार्य करने ग्रामीण लोगों के यहाँ, तो किसी गांव में जाता है तो किसी के बारे में जानकारी पहले इकट्ठा ही करता है कि उन लोग को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या साधन है, ये सब तो आप लोग ये जानते ही हैं। तो फर्स्ट नंबर को 3 से मिला लेंगे थर्ड से, तो 2 ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है कि एक दूसरे को ये चुनौती देता है। जो स्टॉर्मिंग होता है ये एक दूसरे को चुनौती देता है, चुनौती स्वीकार करने के लिए देता है। तो ये जो है कि चुनौती देता है, ये किसी को चुनौती देता है। और जो होता है नॉर्मिंग क्या होता है, इसको देखते हैं। तो जो नॉर्मिंग होता है ये एक दूसरे में ना सह अस्तित्व में कार्य करना सिखाना है, इसका कार्य है। जो सह अस्तित्व यानी कि सह अस्तित्व यानी कि एक दूसरे को मतलब कि साथ में संबंध में बनाकर जो होता है कि ये कार्य करना सिखाता है, तो ये नॉर्मिंग हो जाएगा। और जो होता है परफॉर्मिंग जो होता है इसका है कि सहसंजक समूह के तौर पे कार्यरत रहना। ये सहसंजक जो है समूह है उसके समूह पे समूह तौर पे कार्यरत रहना है। तो यहाँ जो है ऑप्शन जो कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं। सेकंड नंबर लास्ट डी नंबर सेकंड है, तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा जो है थर्ड नंबर सही हो जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता रही हूँ, लाई हूँ फिगर, देखते हैं 1 मिनट। देख सकते हैं यहाँ आप लोग, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में थोड़ा लाई हूँ। जो टर्म जर्निंग होता है ये होता है फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, और जो होता है एडजॉर्निंग जो होता है। तो ये जो होता है देखिए, जो जो फॉर्मिंग होता है इसको गठन बोलते हैं। गठन यानी कि जो फॉर्मिंग था, जो फॉर्मिंग ये एक दूसरे के बारे में यानी कि जानकारी इकट्ठा करता है। ये हिंदी तो साफ दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं पढ़ के बता देती आप लोग को। ये टीम के रूप में एक साथ जाते हैं, यहाँ लिखा गया है टीम। ये देखिए तूफान बताया गया है स्टॉर्मिंग को। स्टॉर्मिंग जो होता है ये तूफान की तरह बताया गया है। तो इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ दे रही हूँ, टीम को एक साथ काम करते समय कठिनाइयों का पता चलता है। ये जो तूफान है स्टॉर्मिंग यानी कि एक दूसरे को चुनौती देना, मैं बताई हूँ आपको। तो चुनौती दे, ये मान लीजिए कि चुनौती देना, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। और फिर जो है नॉर्मिंग जो नॉर्मिंग है ये अस्तित्व में कार्य करना सिखाता है। तो चर्चा की जाती है और अपेक्षाएं तय की जाती है, टीम के रूप में काम करना शुरू करती है। और जो है ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन किसको बताया गया है, परफॉर्मिंग को बताया गया है। तो परफॉर्मिंग जो होता है ये जो है कार्यरत रहना, इसका जो था टीम का प्रदर्शन शानदार है, वे अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन कर रहे हैं। और स्थगित यहाँ होता है, ये जो है प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। तो यहाँ जो होता है एडजॉर्निंग जो होता है ये स्थगित को बता रहा है। तो आप लोग थोड़ा एक बार सर्च कर लीजिएगा, आप लोग सर्च कर लेंगे ना कि समूह का सोपान, तो ये आप लोग को मिल जाएगा। 1 मिनट, आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी जो है कि शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोग इसको ढूंढ सकते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में SFSNPA, इससे भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। थोड़ा गूगल कर लीजिएगा आप लोग, नहीं तो मैं फिर क्लास में कल आप लोग को लेकर आऊँगी तो बता दूँगी। ओके, तो यहाँ जो आंसर था, आंसर हमारा थर्ड नंबर सही हो रहा था।
तो इसका शॉर्ट फॉर्म ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, FSNPA, क्योंकि ये मिलान करने के लिए भी आता है, मिलान करने के लिए आता है। तो आप लोग इससे फर्स्ट जो ऑप्शन है इससे आप लोग मिला सकते हैं स्पेलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, अग्नाशय पैनक्रियाज द्वारा उत्पन्न 3 एंजाइमों में प्रोटीन्स को सरलता में एवं सरल तत्वों में तोड़ा जाता है, वो बताना है हमें। तो कौन सा 3 एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन को सरलतम रूप में तोड़ता है, वो बताना है। मेन बात ये है जो अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में। और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से लैंगर, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से क्या निकलता है, वो जो होता है कि स्रावित होता है, बीटा सेल जो स्रावित होता है वो जो होता है कैंसर के लिए, अगर कम स्रावित होता है तो कैंसर होता है, इंसुलिन जो होता है। तो देख लेते हैं हम, यहाँ देखते हैं 3 एंजाइम जो हमें बताना है, वो देखते हैं। अमाइलेज, अमाइलेज क्या होता है, प्रोटीन होता है कि एंजाइम होता है, ये बताना है। तो अमाइलेज नहीं होगा, ट्रिप्सिन होगा। और जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो HCl है, ये तो भोजन को पचाता है, तोड़ने का काम करता है ये भी, लेकिन इस सरलतम रूप में ये जो है प्रोटीन जो है, ये एंजाइमों से प्रोटीन को नहीं तोड़ता है। प्रोटीन को सरलतम रूप में कौन तोड़ता है, ट्रिप्सिन तोड़ता है, काइमोट्रिप्सिन तोड़ता है, और कार्बोक्सीपेप्टिडेक्सस। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा, ए होगा, नहीं सॉरी ए नहीं होगा, बी, डी और ई, BDE, 4 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 61 है। 61 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, अनुशंसित आहार संबंधित मात्राओं के अनुसार सभी व्यक्तियों को जीवन में निम्नलिखित आवश्यकता होती है। किस चीज़ की होती है, देखिए, अनुशंसित आहार संबंधित मात्रा, जो आहार होता है वो सभी व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होता है। तो अनुसार किस मात्राओं के अनुसार होता है ये बताना है। अलग अलग मात्रा में वही पोषक तत्व, स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी स्थिति में उसी मात्रा में पोषक तत्व नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी मात्रा में सबको पोषक तत्व चाहिए बराबर मात्रा में, नहीं, ये गलत है। किसी भी स्तर पर उसी मात्रा में, यहाँ भी गलत है, भिन्न भिन्न मात्रा में, और जो है अलग अलग मात्रा में। हमें यही कन्फ्यूजिंग हो रही है, इसी कन्फ्यूजिंग की वजह से बहुत लोग ने इस क्वेश्चन को गलत करके चले आए थे। तो ये जो होगा भिन्न भिन्न, यानी कि भिन्न भिन्न नहीं दिया गया, सॉरी, अच्छा भिन्न भिन्न दिया गया है, लेकिन मिश्रित मात्रा में भिन्न भिन्न पोषक तत्व, तो ये जो हो जाएगा, तो भिन्न भिन्न मात्रा में मिश्रित मात्रा नहीं होगा, जो होता है कि अलग अलग मात्रा में होगा। तो ये भिन्न भिन्न पोषक तत्व तो चाहिए, लेकिन मिश्रित मात्रा को ज़रूरी नहीं है कि बराबर होना चाहिए। तो जो है कि हमें ऑप्शन फर्स्ट अलग अलग मात्रा होना चाहिए। ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मिश्रित मात्रा यहाँ बोल दिया, लेकिन भिन्न भिन्न दिया है, तो भिन्न भिन्न की वजह से बहुत लोग ऑप्शन ये 4 नंबर सही करके आए थे। ये जो PDF है मेरे पास, इसमें भी 4 ऑप्शन ही सही लगाया गया है, और जो है आयोग द्वारा फर्स्ट माना गया। तो अलग अलग मात्रा, जो मात्रा, ये मात्रा पूछा है तो हमें ये ध्यान देना है। मैं ज़्यादा लिख दे रही हूँ, देखिए मात्रा के अनुसार बताना है, तो हमें अलग अलग मात्रा में चाहिए, ना कि मिश्रित मात्रा में चाहिए। ये भिन्न भिन्न सही है, लेकिन इसी से थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो आंसर यहाँ जो है फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो अजरक प्रिंटिंग से दिया गया है, द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल विच इज मॉडर्न एंड रजिस्टर्ड ब्लैंक प्रिंटेड ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड देखिए जो प्रिंट होता है, जो भी डिजाइन बनाया जाता है, एक डुप्लेक्स प्रिंटिंग होता है, और ये जो होता है अजरक होता है, इसमें भी वैसे ही दोनों साइड डिजाइन दिखता है। ऑफ द फैब्रिक विथ जर्मिनेटल मोटिफ भी, देखिए यहाँ दिया गया स्ट्रॉन्ग
ये जो है कि पैटर्न और शेड जो होता है ब्लू एंड रेड, तो ये जो होता है हमारा अजरक होता है। यहाँ से हम लोग पा सकते हैं आंसर, सही हो जाएगा आंसर। फर्स्ट नंबर सही होगा, कुछ नहीं था इसमें, आप लोग जानते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है। 63 में है शोध में, ये जो है ना कि उससे क्वेश्चन बनाया गया है रिसर्च से। शोध में यहाँ ब्लैंक का अभिप्राय चीज़ों को सामान्यतः यह मान लेना कि स्थिति तार्किक विधियों के लिए सरलीकृत है। जो शोध है उसमें अभिप्राय चीज़ों को सामान्यतः यह मान लेना है कि जो स्थिति है वो तार्किक विधियों से सरल है, यानी कि सरलीकृत है। तो कौन क्या हो जाएगा, कल्पना करना हो जाएगा। यहाँ जो है कि कल्पना किया जा रहा है कि शोध में कल्पना का अभिप्राय चीज़ों को सामान्यतः मान लेना, यानी कि मान लेना है, कल्पना कर लेना है। तो यहाँ जो है आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, इसमें देखते हैं जो है कि खेल का प्रकार दिया गया है और इस खेल का क्या अर्थ है इसको मिलान करना है। तो कार्यात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, संरचनात्मक खेल, औपचारिक खेल। तो फिर इसका जो अर्थ दिया गया है देख लेते हैं। तो ये दिया गया है कोई चीज़ बनाने में प्रयोग आने वाली सामग्री या वस्तुओं से खेलना। तो ये जो है संरचना, बनाने वाली, देखिए बनाने में प्रयोग आने वाली सामग्री या वस्तुओं से खेलना, तो ये जो होता है संरचनात्मक खेल होता है। तो थर्ड नंबर मिल गया फर्स्ट से, थर्ड नंबर फर्स्ट सिर्फ एक ही में है, यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरा देखेंगे, हो सकता है कहीं नेट है, नेट में इधर उधर भी ऑप्शन रहता है, कहीं गलत ना हो जाए। तो देख लेते हैं। कार्यात्मक खेल, जो कार्यात्मक खेल होता है वो जो होता है जो कि पुनरावर्तक मोटर गतिविधि से खेलना, इसको 2 से मिला लेंगे। तो आंसर जो है थर्ड ही बनेगा। और डी नंबर जो है औपचारिक खेल जो होता है ये सामाजिक अनुक्रिया, शारीरिक गतिविधि और नियमों से युक्त खेल होता है। और जो प्रतीकात्मक खेल में सृजन, संयोजन, विशिष्टता और लिपियों से युक्त खेल होता है। तो जो है जाएगा सृजन यानी कि प्रतीकात्मक, यानी कि जैसे प्रतीकात्मक किसी प्रतीक से। तो आंसर यहाँ जो है कि 2 नंबर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली ऑफ एडॉप्टर्स जो होता है ये नवाचार का है। इसमें जो स्टेज दिया गया है इसमें कौन सा नॉट करेक्टली यानी कि कौन सा गलत है, इनकरेक्ट हमें बताना है। अर्ली सजेस्टर, यहाँ कोई हमें सजेस्ट थोड़े नहीं करता है, ये पहले ही हमारा गलत हो जाएगा। अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले होता है इनोवेटर, इनोवेटर होता है, फिर उसके बाद से होता है अर्ली एडॉप्टर। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें जो होता है इनोवेटर होता है। इनोवेटर के बाद से होता है इसको बोलते हैं नवाचार, इनोवेटर। फिर उसके बाद से अर्ली एडॉप्टर होता है। अर्ली एडॉप्टर जो होता है वो होता है कि मतलब कि नवाचार जो है सबसे पहले ग्रहण करता है, इसको देखने के बाद अर्ली एडॉप्टर ग्रहण करता है, अर्ली एडॉप्टर। और उसके बाद से अर्ली मेजॉरिटी होता है। ये जो होता है कि कुछ लोग ग्रहण करने के बाद, देखने के बाद, उसके बाद ये ग्रहण करने वाला होता है। और फिर लेट मेजॉरिटी एक होता है। लेट मेजॉरिटी जो है ये भी और 4 स्थान पे आ जाता है। उसके बाद से लेट मेजॉरिटी के बाद होता है लैगार्ड होता है। लैगार्ड यानी कि 5 स्टेज होता है। 1 मिनट मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, देख सकते हैं यहाँ से आप लोग।
जो इनोवेटर होता है, नवाचार, इसका जो है कि ऐसे ही बनता है ये फिगर बेल के आकार में। और जो होता है अर्ली अडॉप्टर होता है, फिर उसके बाद से अर्ली मेजॉरिटी होता है, लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड होता है। लैगार्ड जो कि सबसे अंत में 2-3 साल बाद ये ग्रहण करने वाला होता है। जो नवाचार होता है, मान लीजिए कि मैं अगर किसी किसी चीज़ का आविष्कार की, मान लीजिए कि मैं सिलाई मशीन के कोई आविष्कार करी, तो सिलाई मशीन जो है कि ये नवाचार जो है तुरंत एडॉप्ट कर लेगा कि तुरंत मुझे लेना है, ये तुरंत ले लेगा और अपना कार्य करने लगेगा, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके बाद उसको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये पहले ग्रहण करता है। फिर अर्ली एडॉप्टर जो होता है, ये इनोवेटर को देख कर के ग्रहण करता है। फिर इसके बाद से कुछ ये जो अर्ली मेजॉरिटी होता है, ये देखता है कि हाँ इन लोग के पास है, मेरे पास नहीं है अपने समाज में, तो उसके बाद से ये ग्रहण करने वाला है अर्ली मेजॉरिटी। जो उसके बाद से लेट मेजॉरिटी जो होता है, वो पहले इन लोग का देखता है कि हाँ सिलाई मशीन जो है वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले इन लोग से जानकारी इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद से लेट मेजॉरिटी लेट में अडॉप्ट करता है। उसके बाद से जो होता है लैगार्ड, ये तो कहता है कि आप लोग कीजिए, मैं चलता हूँ, मैं 2 साल 3 साल बाद, ये मतलब कि सबको देखने के बाद एकदम लास्ट में ग्रहण करने वाला है। तो ये लैगार्ड है, ये विलम्ब भी आता है इसको। इसका इंग्लिश वर्जन हमें ज़्यादातर ध्यान देना है। इंग्लिश वर्जन जो हम ध्यान देंगे इसका, तो ये हमारे लिए इंग्लिश ही सही होता है, क्योंकि ये जो हिंदी में होता है इसके अन्य नाम आता है। तो इंग्लिश में हम इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी अगर देख लेंगे तो इनोवेटर हो जाएगा। फिर अर्ली, देखिए मैं आप लोग बता रही हूँ इसको याद करने के लिए, 1 मिनट। मैं तो ऐसे ही याद की हूँ, इसीलिए आप लोग को ऐसे ही बता रही हूँ। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले इनोवेटर हो जाएगा। इनोवेटर के मैं याद की हूँ ई ए से, ऐसे ई ए इनोवेटर, क्योंकि क्योंकि अर्ली एडॉप्टर और अर्ली मेजॉरिटी भी है। तो अर्ली मेजॉरिटी अगर पहले हम लोग कर दें तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्ली एडॉप्टर है दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो है कि अर्ली मेजॉरिटी है। तो ई अगर सिर्फ याद रखेंगे हम लोग तो ये गलत हो जाएगा, ई 2 बार आएगा तो ये हमें कन्फ्यूजन कर देगा और यहाँ भी कन्फ्यूजन करेगा। ये लैगार्ड तो आप लोग जानते हैं, ये सबसे लास्ट में होगा। अर्ली लेट मेजॉरिटी जो होता है, तो यहाँ एम भी ध्यान देना पड़ेगा और एम भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ फिर हम लोग लिख लेंगे अर्ली एडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, उसके बाद से लेट मेजॉरिटी, फिर लैगार्ड। तो मैं तो इसी ट्रिक से याद की हूँ, इसी तरह आप लोग भी याद कर सकते हैं ताकि आप लोग को आसानी रहेगा याद करने में। आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना आगे देखते हैं। तो यहाँ जो आंसर हमारा बन रहा था, आंसर नंबर फर्स्ट बन रहा था, ये इसमें नहीं आता है। इनोवेटर आता है, अर्ली एडॉप्टर आता है, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, फिर लैगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 क्वेश्चन नंबर जो है ये है कि गर्भाधान से भ्रूण के आरोपण की अवधि को कौन सा चरण कहा जाता है। गर्भाधान से यानी कि गर्भावस्था से भ्रूण के, जो भ्रूण है को उसके आरोपण की अवधि को, जो अवधि होता है उस अवधि के चरण को क्या कहा जाता है। गर्भाधान कंसेप्शन चरण, भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक चरण, भ्रूण फीटल चरण, भ्रूणीय जननिक जर्मिनल चरण। तो इसको क्या नाम दिया गया है ये बताना है। तो देख लेते हैं ये एक बार। तो ये जो होता है एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियोनिक होता है ये होता है 2 सप्ताह के बाद से 2 माह तक चलता है। ये 2 सप्ताह, ये 2 सप्ताह के बाद से, 2 सप्ताह के बाद से, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 2 माह तक, 2 माह तक चलता है, इसे समझ लीजिएगा आप लोग, चलता है। वो चरण है जो है कि भ्रूणीय अवस्था है। फिर जो है कि जो फीटल का चरण होता है ये 2 माह के बाद से जन्म तक होता है। ये जो होता है, ये जो फीटल का चरण होता है ये होता है
2 माह, ये 2 माह जो है 2 माह के बाद के चरण होता है। ये 2 माह के बाद से जब तक बच्चा का जन्म नहीं हो जाता है वहाँ तक का ये स्टेज होता है। जन्म होने तक चलता है। तो ये जो है भ्रूणीय यानी कि फीटल अवस्था हो जाएगा। और जो भ्रूणीय जननिक जर्मिनल है ये गर्भाधान से 2 सप्ताह तक चलता है। ये जो भ्रूणीय जननिक जर्मिनल जो स्टेज होता है, जर्मिनल चरण, ये होता है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक चलता है। यानी कि 2 सप्ताह के बाद, यानी कि ये भ्रूणीय चरण जो एम्ब्रियोनिक चरण है इससे पहले का चरण ये है। उसके बाद से जो है कि आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पूछा जा रहा है गर्भाधान से भ्रूण के आरोपण की अवधि। तो ये जो हमारा है कि ये जो हमारा 4 नंबर ही सही हो जाएगा। ये जो है कि जो एम्ब्रियोनिक यानी कि भ्रूण की ये 2 सप्ताह से जन्म तक 2 माह तक चलता है। मतलब कि जब गर्भाधान से 2 सप्ताह का चरण ये होता है। और जो ये होता है 2 सप्ताह के बाद के चरण होता है। इसके बाद ये चरण आता है एम्ब्रियोनिक का, पहले जर्मिनल चरण आता है। तो ये गर्भाधान से 2 सप्ताह तक चलता है। तो आंसर यहाँ जो है 4 नंबर सही हो जाएगा। मैं एक ही वर्ड को कई बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए और अभी का भी याद भी हो जाए, इसलिए ही मैं एक ही बात को कई बार रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, विश्व मधुमेह डायबिटीज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, 13 नवंबर को, 14 नवंबर, 15 नवंबर। तो जो एग्जामिनर था वो 15 नवंबर को माना था, लेकिन 14 नवंबर होता है। और जो है एनटीए ने 15 नवंबर को ऑफिशियल आंसर की में दिया था। लेकिन हम याद रखेंगे हमारा जो आंसर है यहाँ 3rd नंबर सही है। ये 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और मधुमेह दिवस, डायबिटीज राजधानी जो होता है किसको कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है, नहीं दिख रहा है। अच्छा 69 आ गया। अच्छा 68 नंबर क्वेश्चन मिस हुआ है, 67 तो हम लोग देखे ही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएगा तो मैं उससे भी करा दूंगी आप लोगों को। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है थोड़ा। कार्य सरलीकरण के हित में कार्य के निष्पादन में परिवर्तन को 3 वर्गों में समूहित किया जा सकता है। निम्नलिखित में सबसे कम से अधिकतम महत्वपूर्ण बदलाव का क्रमबद्ध चयन करें। तो कार्य सरलीकरण जो होता है, ये कार्य सरलीकरण को बांटा गया है परिवर्तन के वर्ग जो होता है, ये यहाँ दिया गया परिवर्तन के 3 वर्ग। तो यहाँ 3 वर्ग ही हमें बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। लेकिन एक बार मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, उससे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो जो 3 वर्ग यहाँ पूछा गया, लेकिन देख लीजिए परिवर्तन के वर्ग जो होता है ये इसको मार्विन और मुंडल ने 5 भागों में बताया है। मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। मार्विन एंड मुंडल जो होते हैं वो 5 बताते हैं। और जो होते हैं ग्रास एंड कैंडल जो है इन्होंने 3 बताया है। तो जो ग्रास एंड कैंडल, यहीं से ये क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रास एंड कैंडल जो बताया है इनका इधर मैं लिख रही हूँ, थोड़ा फिर मिटा दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। ये बताते हैं हाथ एवं शरीर के गति में परिवर्तन। हाथ एवं शरीर के गति में परिवर्तन, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर बताते हैं, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग की जिम्मेदारी है लिखना क्योंकि यहाँ जगह नहीं है कि मैं लिख पाऊँगी। 2 नंबर जो है ये बताते हैं कि उपकरण और संग्रहीकरण में परिवर्तन। 3rd नंबर जो बताते हैं ये बताते हैं उत्पाद में परिवर्तन। बस ये 3 ही बताते हैं। क्यों 3 बताते हैं, जो मार्विन मुंडल है इन्होंने 5 बताया था, तो इन्हीं को संक्षिप्त रूप दिए थे। ये जो ग्रास एंड कैंडल है, मुझे पहले मार्विन मुंडल बताना चाहिए तब आप लोग को बताना चाहिए, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, पढ़े भी हैं। तो जो मार्विन मुंडल 5 दिए थे उसी को संक्षिप्त रूप में इन्होंने एक ही में जो है कि अंतिम उत्पाद में परिवर्तन और कच्चे माल में परिवर्तन जो है
उसको ये जो है उत्पाद में परिवर्तन में ही मिक्स कर दिए थे। तो संक्षिप्त रूप दे दिए थे तो इन्होंने 3 दिए थे और इन्होंने 5 दिए थे, तो इनका 5 में जो है हाथ एवं शरीर के गति में परिवर्तन, 2 नंबर जो है उपकरण और एवं संग्रहीकरण में परिवर्तन, और जो 3rd नंबर दिए थे उत्पाद में परिवर्तन, और जो 4 नंबर दिए थे अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, और जो 5 नंबर दिए थे वो दिए थे कि कच्चे माल में परिवर्तन। तो इस 2 को मर्ज करके 3 में रख दिए थे कौन, ग्रासिन एंड कैंडल ने। फिर देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक होता है, इसको मिस कर दे रही हूँ, मिटा दे रही हूँ मैं। और देखिए अब जो होता है कि इसको बांटा जाता है औपचारिक यानी कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इसी को अनौपचारिक भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं पेन पेंसिल। इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पेन पेंसिल भी आता है, पेन पेंसिल। तो देखते हैं जो है कि इसमें बताया जाता है जो औपचारिक होता है इसमें होता है माइक्रो मोशन होता है, मेमो मोशन होता है, साइकिल ग्राफ होता है और स्टॉप वॉच होता है। 4 इसमें भी होता है और 4 जो है इसमें भी होता है। तो देखते हैं पहले हम लोग फार्मर को देखते हैं, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम रहता है, मैं इसीलिए थोड़ा आप लोग को ऐसे दिख रहा होगा, लिखने में भी मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़े भी हैं, मैनेज कर लीजिएगा, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए, लिख लीजिए जिसको लिखना है। तो मैं बताई पहला जो होता है माइक्रो मोशन होता है, दूसरा मेमो मोशन होता है, तीसरा नंबर साइकिल ग्राफ होता है और 4 नंबर जो है स्टॉप वॉच होता है। तो स्टॉप वॉच, तो यहाँ से 2021 में क्वेश्चन जो आया था कि स्टॉप वॉच में 1 सेकेंड का कौन सा भाग होता है, 1 सेकेंड का कौन सा भाग होता है। तो 1 सेकेंड का जो भाग में मेजरमेंट किया जाता है तो 0.36वां भाग यही होता है। जब लिखती हूँ तो पूरा मिस हो गया। तो 1 सेकेंड का जो भाग होता है वो होता है 0.36वां भाग, वाह है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6वां भाग। और 1 मिनट का होता है 0.0006वां भाग। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये 2021 में पूछा गया था 1 सेकेंड का कौन सा भाग है स्टॉप वॉच के जो मेजरमेंट होता है। तो फिर उसके बाद से मैंने फार्मर को बता दिया आप लोग को, और नॉन फार्मर पेन पेंसिल का बताना है। तो जो पेन पेंसिल का है वो है प्रोसेस चार्ट। जो प्रोसेस चार्ट होता है, अब मैं इसको थोड़ा बताऊंगी ही आप लोग को। जो प्रोसेस चार्ट होता है वो होता है, इसमें जो होता है कि 5 सिंबल होता है। जो 5 सिंबल होता है उसमें होता है एक जीरो होता है, छोटा सा गोला होता है, सॉरी जीरो नहीं बोलेंगे इसको, छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर उसके बाद से ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल के बाद एक आयत होता है और आयत के बाद एक गोला होता है जो पूरा कलरफुल रहता है। तो देखते हैं जो छोटा गोला होता है ये बताता है एक स्थान, मान लीजिए ये कोई स्थान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गति को बताता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग को लिखना है यहाँ। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को गति को बताता है। और जो सर्किल जो होता है, बड़ा सर्किल जो होता है, ये कार्य का होना बताता है, ये कार्य का होने को बताता है। और जो ट्रेंगल होता है ये अवरोध को बताता है, यानी कि बाधा होता है, ये अवरोध को बताता है। जो आयत होता है ये बताता है निरीक्षण यानी कि जांच करना। और जो होता है ये जो बताता है जो कलर वाला सर्किल है ये बताता है एक साथ 2 कामों का होना, एक साथ 2 कार्य का होना बताता है। तो समझ गए होंगे। फिर उसके बाद से जो होता है 2 नंबर होता है ऑपरेशनल चार्ट। तो जो ऑपरेशनल चार्ट होता है ये होता है
ऑपरेशनल जो चार्ट होता है वो होता है, इसमें 3 सिंबल होता है, 3 सिंबल होता है। एक छोटा गोला होता है, एक बड़ा गोला होता है, और एक जो होता है त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है। तो इसमें देख लेते हैं, छोटा गोला जो है भुजाओं की गति, जो हमारे हाथ हैं ये पूरा बस कंधे से लेकर और जो है पूरी भुजाएं तक की गति को बताता है। फिर जो होता है बड़ा सर्किल जो होता है, ये सिर्फ अंगुलियों की गति को बताता है, हमारी अंगुलियां कितनी मूव हो रही है, कितनी मूवमेंट कर रही है, इसको बताता है। और जो है आलस को, यानी कि आलसपन को बताता है ट्रायंगल। तो यहाँ यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन पूछा गया था, 3 परिवर्तन के 3 वर्ग को समूहित किया जाता है। देखते हैं, उत्पाद, शरीर की स्थिति एवं गति का कार्य की क्रमिकता। मैं अभी आप लोग को बताई हूँ इस सब के बारे में, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। और फिर दिया गया है, यंत्र उपकरण तथा कार्य की व्यवस्था, क्रियाकलापों पर लगी ऊर्जा, क्रियाकलापों को पूरा करने में व्यतीत समय। तो यहाँ ऑप्शन जो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा, बी। शरीर की उत्पाद यहाँ नहीं, ये तो उत्पाद जो था इसके बारे में यहाँ नहीं बताया जा रहा है, ये तो बी हो जाएगा। सी हो जाएगा, अरे यार 1 मिनट आप लोग थोड़ा, ए सी और सी नहीं होगा। यंत्र उपकरण कार्य सी हो जाएगा, ए बी और ए। तो इसको जो था क्या करना था, समूहित में निम्नलिखित में ओ, 1 मिनट देख सकते हैं आप लोग, सबसे कम से अधिक की तरफ लगाना था ना, इसीलिए मैं थोड़ा सबसे कम से ज़्यादा की तरफ लगाना था। तो पहले नंबर पे बी हो जाएगा, दूसरे नंबर पे सी हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये जो है उत्पाद हो जाएगा ए। ऑप्शन यहाँ जो है सेकंड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 70 है। आज मैं क्लास यहीं स्टॉप कर दूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लंबा क्लास हो गया आप लोग का, तो मैं क्लास को यहीं स्टॉप करूँगी आज। फिर कल की क्लास में देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने में ही टाइम वेस्ट हो गया है। टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आप लोग के लिए बेनिफिट होगा यहाँ से एक्सप्लेन देखेंगे अगर तो। आ जाते हैं क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कपड़ा तंतुओं के प्राथमिक गुण कौन से हैं? जो कपड़ा है तंतु, उसका प्राथमिक गुण क्या होता है? वो होता है संसर्जनता, जो आयोग द्वारा माना गया है। मैं उसी को आंसर बताऊंगी आप लोगों को। तो आंसर जो है यहाँ माना गया है 2, दृढ़ता माना गया है, और संजनता माना गया है, कोहेंसिनेंस जिसको बोलते हैं, और जो है एक रूप यहाँ और माना गया है, चमक माना गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए बी सी माना गया है, और जो है एक रूपता को एलिमिनेट किया गया है। तो आंसर जो है यहाँ इसे 2 नंबर सही हो जाएगा। आप लोग टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, और मैं ये क्वेश्चन पूरा आप लोग करवाऊँगी। कल 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। आज क्लास बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।